हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ऑनलाइन क्लासेस। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने सीटेट का मैराथन क्लास स्टार्ट किया, जिसका एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो को आपको देखना हो तो इस डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा जो है वो दिया गया, उसका लिंक आप जाके डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं, या वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। जो पहला वीडियोस हमने बनाया था और कुछ क्वेश्चन आंसर भी उस पर किए थे हम लोगों ने। दोस्तों, जो हमारा अगला सीटेट का जो टॉपिक होगा वो होगा वाटर, जल। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सीटेट के लिए वो होगा जल, वाटर। ठीक है, वाटर हम पढ़ेंगे, जल पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले इसकी हम जो है एक भूमिका देते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर जो है हम आपको सॉल्व कराएंगे जो सीटेट के प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उन सब से रिलेटेड। सबसे पहले जानते हैं कि जल क्या है। दोस्तों, जल की अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जल के मैंने बना रखे हैं। यहाँ पे बस एक ओवरव्यू दूंगा और फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे जो सीटेट में आ चुके हैं, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है उसके बारे में। दोस्तों, जल एक क्या है कि रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एक तरल पदार्थ है। नेचुरल रूप से यह जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो पदार्थ की मुख्य रूप से जो 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें ठोस, द्रव और गैस होते हैं, तो जल जो है एक द्रव के या तरल अवस्था में या नेचुरल रूप में पाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है जब इसके साथ कोई कंडीशन रख दिया जाए। उसी कंडीशन या उस गुण को या उस प्रॉपर्टीज को हम कह सकते हैं कि उसका भौतिक गुण है और उसका रासायनिक गुण है। तो जल की हम डायरेक्ट आते हैं कि भौतिक और रासायनिक गुण पे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं जल का भौतिक गुण। ठीक है दोस्तों, जल का भौतिक गुण। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ये हमारा पहला टॉपिक होगा, या कह लीजिए इसको बस ऐसे समझते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जो है यानी कि फिजिकली, यानी कि वो चीज जिसको हम महसूस कर सके, जैसे ताप, दाब, आयतन, ठीक है, घनत्व, इन सब चीजों से। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले तो हम जानते हैं, देखिए द्रव जो होता है, ये जल जो होता है दोस्तों, अगर हम बात करें कि किस टेम्परेचर पे वह तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, तो हम जानते हैं कि 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड इस ताप पर जो है जल की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसको हम कहेंगे ठोस अवस्था में भी उस पे पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाएगा और गैस अवस्था यानी कि वाष्प की अवस्था में यह पाया जाता है। 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह जो है तीनों अवस्थाओं में आपको मिलेगा, जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों हैं। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाता है कि जल का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पे होता है। तो दोस्तों, जल का जो है घनत्व जो होता है सर्वाधिक, ठीक है, जो जल का सर्वाधिक जो घनत्व होता है किस ताप पे होता है, तो दोस्तों ये आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पे, या +4 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहेंगे, कि +4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जल है इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि द्रव जो जल है, जब वह झील कोई जब बर्फ से जम जाती है तो उसके नीचे का पानी नहीं जमता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं द्रव जल का जो घनत्व है बढ़ने लगता है, और बढ़ के जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उस अवस्था में वह कभी ठोस में परिवर्तित होगा ही नहीं। वो किस अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में। इसलिए मछलियां जो है वो क्या होती है कि इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जहाँ पे द्रव होता है वहाँ पे बर्फ से ढकी हुई झील में भी नीचे जिंदा रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी जो है, जो जल है, वो द्रवित अवस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि अगर हम बात करें कि द्रव की, अगर जल की हम बात करें, जो आयतन होता है, जो यहाँ थोड़ा एक्सेप्शन आप जानते होंगे कि जो जल है वो हम जानते हैं H2O है। ठीक है, ये H2O में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है हमको। ठीक है, हाइड्रोजन बंध मिलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो है H2O जो है द्रवित अवस्था में पाया जाता है। ठीक, अब होता क्या है, जब हम जल को क्या करते हैं, द्रवित अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित करते हैं, तो अमूमन होता क्या है, लगभग सभी द्रव जो होते हैं उनकी आयतन में ठोस होने पर
उनके आयतन सिकुड़ते हैं, कम होते हैं। लेकिन जल के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसमें आयतन का प्रसार हो जाता है, यानी कि जब यह द्रव से ठोस बदलता है तो जो इसका आयतन है इसमें वृद्धि हो जाती है। इसी कारण से जो पाइप है, जो ठंडियों पाइप होती हैं, वो जाड़े के दिनों में फट जाती हैं, क्योंकि द्रव जो होता है उसमें जब वो बर्फ बनता है तो वो क्या होता है, बर्फ बनने पर वो आयतन प्रसार होता है। आयतन प्रसार होने पर अगर जगह नहीं मिलेगा तो उस चीज को तोड़ देगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है क्या करता है, इसका आयतन में वृद्धि होता है जब यह द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। सामान्यतः देखिए, सामान्यतः जो जमता है ये, यानी कि इस जल का हिमांक जो बिंदु है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट कितना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका जो है क्वाथनांक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको हम कह दें केल्विन में तो 273 केल्विन हो जाएगा। हमने कहा नहीं इसको फ़ारेनहाइट में बताइए तो हम इसको कहेंगे 32 फ़ारेनहाइट। अगर क्वाथनांक कहेगा डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन में बताइए तो आंसर होगा 373 केल्विन। अगर पूछ दे कि नहीं भैया फ़ारेनहाइट में बताइए तो 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये तापमान होता है। अगर पूछा जाए एक सामान्य मनुष्य का तापमान, जैसा कि आप जानते होंगे कितना होता है, 36.9 या लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है ह्यूमन का। ठीक है, यूपी टेट क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वाटर के। अगर इसके अलावा हम देखें तो पूछा जाता है कि घनत्व से क्वेश्चन आता है कि क्या घनत्व बर्फ जो साधारण जल है और जो हमारा सागरीय जल है, इन दोनों का क्या घनत्व सेम होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस संसार में सब पानी और जो स्थल है, यानी जल मंडल और स्थल मंडल कितना है। ठीक है दोस्तों, आप आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस संसार में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। मोटा मोटी आप देखेंगे तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 71% जो है क्या है, जल है। ठीक है, जो पृथ्वी है दोस्तों, जो पृथ्वी हमारी, इसका जल जो है वो 71% है। अगर हम बात करें दोस्तों, आइए देखते हैं इस पृथ्वी पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो अगर पृथ्वी की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी पर जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पूरी पृथ्वी पर 71% क्या है, जल है। और पृथ्वी पर कितना परसेंट स्थल है, तो 29% स्थल है, लैंड बॉडी है। ठीक है, तो अगर जल की हम बात करें तो जल जितना भी है उसका 97% लगभग है ना, लगभग में 97% कैसा है, तो ये खारा पानी है, सागरीय पानी है, और जो है 3% के लगभग जो है ये पीने योग्य है। ठीक है, लगभग 2.5 है, वो 97.5 के लगभग आता है। मान लीजिए 3% लगभग जो है पीने योग्य है। इस 3% में 2% के आसपास लगभग जो जल है दोस्तों, वो क्या है, जो 2% जल है वो हमारा 2% है, वो किस फॉर्म में है, तो ग्लेशियर के फॉर्म में। जो हमारा 2% जल है वो ग्लेशियर के फॉर्म में है। 1% जो है पानी कहाँ पे है, तो यही आपके लिए 1% में आप कहेंगे 1% जो हमारा जल है, यही हमारी 1% में भूमिगत जल है, इसी में हमारा झील में है, इसी में हमारा नदी में है, इसी में 1% में हमारा वायुमंडल में है। ठीक है, ये सारे हैं, यानी कि पानी का जो पी भी सकते हैं हम लोग, उसका अधिकतर भाग किस फॉर्म में, ग्लेशियर, या इसको हिंदी में हिमनद भी कहते हैं। तो ग्लेशियर या हिमनद के फॉर्म में जो है ये स्टोर है समुद्र में कह सकते हैं, अंटार्कटिका कह सकते हैं, आर्कटिक पे कह सकते हैं, ये सब जो है 2% जैसे हिमालय पे है और बाकी पर्वतीय क्षेत्रों में, तो 2% जो है हमारे पीने योग्य जो है वो हिमनद के रूप में स्थित है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे कि जो खारा जल है वो 97% है। इस 97% जो खारा जल है, इसमें सर्वाधिक कौन सा खनिज लवण मिला होता है, तो दोस्तों खारा जल में सर्वाधिक जो खनिज है
जो सबसे ज्यादा मिला हुआ खनिज है वो है आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है ये सर्वाधिक मिला होता है, लगभग 80% जो सोडियम क्लोराइड नमक होता है किसमें, खारा सागरी जल में। अगर बात किया जाए दुनिया की सर्वाधिक खारी झील, तो सर्वाधिक खारी झील आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जो है वो है मृत सागर। दोस्तों सर्वाधिक जो है मृत सागर है, जो इजराइल आपका फिलिस्तीन तथा जॉर्डन के सीमा पे स्थित है। ये तीनों जो देश हैं, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, इनके बॉर्डर पे है जो मृत सागर स्थित है। क्यों कहते हैं मृत इसका, क्योंकि दोस्तों आते हैं यहाँ पे जो मृत जल है सागर है, खारा सागरी जल है। मैं कह रहा हूँ एक खारा जल है, एक जो है मीठा जल ले लीजिए, तो किसमें खनिज लवण ज्यादा है, आप कहेंगे खारे जल में खनिज लवण अधिक है, इसमें खनिज लवण अधिक होंगे। तो जब खारा जल में खनिज लवण अधिक होंगे पानी में, तो इसका घनत्व भी इससे ज्यादा होगा, ठीक है, मीठे जल से इसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब घनत्व ज्यादा हो जाता है, तो जब कोई वस्तु इसमें डुबोई जाती है तो घनत्व अधिक होने के कारण ये उत्प्लावन बल जो लगाता है वो अधिक लगाता है उस वस्तु जिसको हम डुबा रहे होते हैं। तो उत्प्लावन बल ये ज्यादा लगाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई वस्तु डूबती नहीं है, यानी कि आप अगर जाएंगे तो इसमें डूबेंगे नहीं। लगभग 330% जो मृत सागर की खारापन है। तो मृत सागर में व्यक्ति क्या होता है, इसी वजह से डूबता नहीं है, किसमें, मृत सागर में। खारापन के अधिक होने की वजह से कहेंगे, या घनत्व अधिक होने की वजह से क्या होगा, मृत सागर में व्यक्ति डूबेगा नहीं। नाम क्यों पड़ा मृत सागर, क्योंकि इसकी सैलिनिटी बहुत हाई है, इसलिए यहाँ पे कोई मछली वगैरह नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको जो है मृत सागर कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मृत सागर। अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में जब हम कहेंगे तो भारत में सर्वाधिक जो खारी झील हमको मिलती है उसको हम कहते हैं सांभर झील। सांभर झील राजस्थान में है, जो भारत की सर्वाधिक खारी झील है। ठीक है, ये क्या है, सर्वाधिक खारी झील कहाँ की है, तो भारत की है। तो ये भारत की सर्वाधिक खारी झील हो गई सांभर झील। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी खारी झील, बड़ी कह दे तो आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा में स्थित कौन सी झील है, तो आंसर है उड़ीसा में जो हमारा झील है वो है चिल्का। तो जो चिल्का झील है दोस्तों, ये भी खारा झील है, लेकिन ये एक प्रकार का लगून है। ठीक है, ये लगून है एक प्रकार का चिल्का, लेकिन ये क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात आई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जो हमारा जो है वाटर। अगर बात करें सागरी जल की खारेपन का, तो 32 से 35 भाग प्रति हजार की प्रति हजार भाग, ये कह सकते हैं 1 लीटर में 32 से 35% जो है, 35 ग्राम जो है उसमें खारापन मिलता है, यानी खनिज लवण पाए जाते हैं। तो ये तो हमारा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थे जो वाटर से रिलेटेड थे। ठीक है, अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज से दोस्तों, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ आते हैं प्रॉपर्टीज जानते हैं। जैसे पहली चीज तो ये है कि जल की कठोरता। अगर कठोरता की बात करें तो कठोर जल इसको कहते हैं जो आसानी से झाग ना दे साबुन या सर्फ के साथ, उसको हम कठोर जल कहते हैं। कठोर जल का 2 कारण हो सकता है, या दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं अस्थायी कठोरता और दूसरे को कह सकते हैं अस्थायी कठोरता। एक को परमानेंट हार्डनेस और एक को कहेंगे टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस की बात करें तो वो हार्डनेस जो आसानी से दूर हो जाए, परमानेंट वो होगा जो आसानी से दूर ना हो। ठीक है, तो जो टेम्पररी हार्डनेस होता है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है, जो टेम्पररी होता है कैल्शियम तथा पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है, जबकि जो अस्थायी कठोरता होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के किसके कार्बोनेट के कारण होता है, या नाइट्रेट के कारण हो जाता है। ये अस्थायी कठोरता। अगर अस्थायी है तो आसानी से उसको हम क्या कर सकते हैं, गर्म करके उसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं, या फिर जो है चूना मिला सकते हैं। क्लार्क विधि से चूना मिला देंगे तो उससे अस्थायी बुझा हुआ चूना मिला देने पर क्या होता है, अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। अगर अस्थायी कठोरता दूर करना है हमको, तो हम कैलगन विधि या जियोलाइट विधि अपना लेते हैं, उससे हम जो अस्थायी कठोरता दूर कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था ये इसके अगर डिटेल जानना हो तो दोस्तों बिल्कुल वीडियोस में मैंने जो है उसमें बता दिए, केवल एक ओवरव्यू आपको देना मेरा मेन पर्पस है। ठीक है,
अब आते हैं इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे ये जल जो है जब धातु के साथ क्रिया करती है दोस्तों तो ये धातुओं का ऑक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो जब पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि अगर आयरन के साथ करेगा तो आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, तो जिसे हम जंग लगना या क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो जंग लगना जो है ये भी नम वायु में जब लोहे को रख दिया जाता है तो उसका जंग लग जाता है, जिसकी वजह से उस लोहे का वजन में भी वृद्धि हो जाता है। तो जंग लग जाना क्या होता है, वो धातु के साथ क्रिया करके धातु का ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड बना लेता है जल, इस वजह से जो है इसको जंग लगना कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा। अगर कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करें दोस्तों तो जैसे सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है उस पर मैं सीधे डेफिनेशन पे आता हूँ पहले और उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे बाद में। जैसे दोस्तों आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन जो हमने लिखा है निस्यंदन या फिल्ट्रेशन कहते हैं, ये क्या चीज होता है सिंपली ये जानिए। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब जल में कोई ठोस अशुद्धि ऐसा हो जो उसमें ना घुला हो, जिसे हम आसानी से छान कर दूर कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं निस्यंदन। यानी फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जल में अविलेय ठोस अशुद्धि को हम क्या करते हैं, छान कर दूर करते हैं या अलग करते हैं या निकाल देते हैं, उसी को हम कहते हैं सिंपली निस्यंदन। अगर हम दूसरी बात करें जिसको हम निक्षालन कहते हैं, तो निक्षालन में हम क्या करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई ठोस किसी ठोस पदार्थ से कोई विशेष पदार्थ का निष्कर्षण, किसी ठोस पदार्थ से, ठीक है, किसी ठोस पदार्थ से किसी विशेष पदार्थ का निष्कर्षण। जैसे आप कहते हैं कि सोना किस में मिलता है या लोहा किस में मिलता है, आपसे मैं पूछूं कि एल्यूमिनियम किस में मिलता है, आप कहेंगे बॉक्साइट से। ठीक है, बॉक्साइट क्या होता है, Al2O3, इससे हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं निक्षालन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं जिसको हम कहेंगे आपका निस्तारण। ठीक है दोस्तों, निस्तारण क्या होता है, कोई द्रव ले लीजिए। ठीक है, निस्तारण हमारा नेक्स्ट है, निस्तारण। ठीक है, कोई द्रव ले लीजिए, तो द्रव में आप देखे होंगे ऊपर की गंदगी होती है, तो ऊपर जो गंदगी होती है हम उसको क्या कर सकते हैं, ऊपर ही ऊपर निकाल सकते हैं, या उसको हल्का सा टेढ़ा करके उसके ऊपर के कुछ हिस्से को, लिक्विड को जैसे ही गिराएंगे उसके साथ वो गंदगी भी अलग हो जाएगी, इसको हम कहते हैं निस्तारण। ठीक है, निस्तारण के बाद आते हैं हम कहेंगे वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण का मतलब हो गया वेपोराइजेशन हम करेंगे जो, तो इवेपोरेशन हम बोलते हैं। तो वाष्पीकरण में दोस्तों क्या होता है कि जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो जब वह तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। जैसे पानी को गर्म करने पे वाष्प बनता है, उसको कहेंगे वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन उसको कहते हैं कि जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। जैसे एग्जांपल में कहें कपूर को जलाने पर क्या वो पानी बनता है, आप कहेंगे नहीं, वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। उसी की तरीके से आयोडीन एग्जाम्पल ले सकते हैं, आयोडीन को भी गर्म करने पे सीधे वाष्प में बदलता है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको भी गर्म करने पर सीधे जो क्या है दोस्तों, सीधे वाष्प में बदल जाता है। तो ये एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन के। नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करें कि ऊर्ध्वपातन के अलावा और डेफिनेशन की, तो आइए कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं डेफिनेशन की बात हम करें स्कंदन की। तो स्कंदन क्या होता है, जब कोई कोलाइडी सॉल्यूशन अवक्षेप में परिवर्तित होता है या अवक्षेप बन जाता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्कंदन। नेक्स्ट हम अगर बात करें जिसको हम कहते हैं क्या चीज, अगर हम बात करें उसको हम कहते हैं अवसादन, सेडिमेंटेशन। ठीक है, उसको हम कहेंगे अवसादन, सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है दोस्तों, सेडिमेंटेशन होता है कि जब किसी चीज का, किसी पदार्थ का क्या होता है,
पेंदी में आके बैठ जाना। ठीक है, कोई मान लीजिए आपने बालू मिला दिया जब पानी में, और उसका क्या होता है, वो नीचे कुछ टाइम बाद क्या होता है, बैठ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अवसादन। तो ये डेफिनेशन था दोस्तों, जो जल में या सीटेट में आते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ जो है, जैसे अगर बादल बनने का या वर्षा का चक्र देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण में क्या होता है, जो पानी है सागर, नदी, झील, तालाब वगैरह के, ये वाष्प बनता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद तापमान में गिरावट होने की वजह से वो क्या हो जाता है कि जमने लगता है। उसको हम कहते हैं संघनन। संघनित होके क्या होता है, बादल का रूप लेता है। बादल के रूप में बनने के बाद फिर वह चूंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है और उसके बाद संघनित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। बाद में क्या होता है, वो फिर से वर्षा का करके जो है वर्षा करता है, उसके बाद से जमीन पे चला आता है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं जल चक्र। ठीक है, तो इसी जल चक्र में कभी कभी क्या होता है, जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, जिसे हम वर्षा जल कहते हैं, तो ये वर्षा जल जब धरती पे आती है, लेकिन धरती पे क्या होने लगता है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो पोल्यूशन अधिक होने की वजह से जो वर्षा जल है ये किससे क्रिया करती है, तो दो चिमनियों से निकले वगैरह SO2 से। ठीक है, और जो जल के साथ यह बना लेता है H2SO4, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अब जो वर्षा होना था वो पानी की जगह अम्ल होने लगा, इसलिए हम इस वर्षा को कहते हैं क्या चीज, तो अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कहते हैं दोस्तों जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्या हो, एटमॉस्फेयर में अधिकता हो जाती है और वह क्रिया करती है H2SO4 से और बना SO2 से और बना लेती है H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और उस वर्षा को कहते हैं अम्ल वर्षा। और इस अम्ल वर्षा, ये जो अम्ल वर्षा हो रहा है, इससे जो ताजमहल है वो क्या हो रहा है दोस्तों, जो ताजमहल है वो हो रहा है पीला। तो ये ताजमहल के पीला होने के कारण क्या है दोस्तों, अम्ल वर्षा। तो क्यों अम्ल वर्षा हो रहा है, क्योंकि आगरा में जानते हैं आसपास में बहुत सारी क्या है, फैक्ट्रियां है। उसी फैक्ट्रियों की वजह से जो है क्या निकलता है, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, जिसमें SO2 होता है, जो अम्ल वर्षा का कारण बन जाता है इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये तो हमारा जल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। अब आते हैं जल से, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जल प्रदूषण। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है दोस्तों, होता क्या है कि जब किसी भी नेचुरल चीज में जो कंटेमिनेशन है, जो प्रदूषक हैं, जो पॉल्यूटेंट हैं, ये क्या होते हैं, एक स्तर से जब भी ज्यादा हो जाएंगे उस चीज को हम कहेंगे कि यह प्रदूषित है। जैसे वायु में, वायु की एक नेचर ने हमें एक कंटेंट दे रखा है, अगर उससे कंटेंट में कुछ जो पॉल्यूटेंट की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा होगा, हम कहेंगे ये एयर क्या है, पॉल्यूटेड है। उसी तरीके से अगर जल में पॉल्यूटेंट, या कह सकते हैं हम लोग उसको हम कहते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ये क्या होता है, अगर 4 मिलीग्राम प्रति लीटर इससे कम हो जाए, BOD क्या हो जाए, BOD क्या होता है, यानी जल में घुलित ऑक्सीजन को हम BOD कहते हैं। अगर जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाए तो हम इस जल को कहेंगे प्रदूषित जल। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम प्रदूषित जल कह देंगे अगर 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से क्या हो, BOD कम हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे प्रदूषित जल। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रदूषित जल। अब आते हैं प्रदूषित जल के वजह से होने वाले क्या नुकसान है। तो उससे नुकसान दोस्तों यही है कि रोग होता है। अगर NCERT की बात करें या सीटेट की बात करें, तो जिसके बारे में उन्होंने कहा है, उससे कहा है कि भाई मलेरिया जो रोग होता है। तो दोस्तों जो मलेरिया रोग है, इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज किया था दोस्तों रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया नामक रोग की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। ये रोनाल्ड रॉस कौन थे, ये भारतीय मूल के थे। ठीक है, भारतीय मूल के रोनाल्ड रॉस जो थे, इस मलेरिया नामक रोग की खोज किया। इन्होंने मच्छर के पेट में झांका और देखा कि कुछ पैरासाइट, प्लाज्मोडियम जो है, ये क्या है, वाइवैक्स जो है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो एक पैरासाइट होता है जो मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है,
तो उन्होंने देखा कि यार पैरासाइट जो है मच्छर क्या है, मलेरिया के, जो मलेरिया रोग होता है किसके द्वारा फैलता है, तो उन्होंने कहा कि यार मादा जो है मच्छर एनाफिलीज जो है, एनाफिलीज जो है, मादा मच्छर एनाफिलीज जो है, इसकी वजह से मलेरिया रोग हो रहा है। फिर उन्होंने कहा यार ये है कौन मलेरिया के, तो ये है वाहक। मच्छर क्या होते हैं, वाहक होते हैं। होता किसकी वजह से मलेरिया, तो मलेरिया एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं परजीवी की वजह से। तो जो परजीवी होता है उसमें एक जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जो एक है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो एक परजीवी है, परजीवी जो है ये किसके साथ चलती है, तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर है इसके साथ रहती है। ये मच्छर क्या करती है, जब काटती है तो उसी के जरिए से ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो परजीवी आपके शरीर में पहुंच गया और उसके बाद से वह रोग के रूप में क्या करता है, मलेरिया नामक रोग हो जाता है। और इस मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं, तो इस मलेरिया के लक्षण यही है दोस्तों कि सर्दी लगना, तेज बुखार, कपकपी होना, ठीक है, उसके अलावा से कमजोरी होना, ये सब इसके क्या है, लक्षण होते हैं मलेरिया के। सवाल ये कि इसका इलाज कैसे किया जाए, तो दोस्तों इसका इलाज करने के लिए क्या करते हैं कि एक सिनकोना नामक जो वृक्ष होता है उसकी छाल का उपयोग किया जाता है इसकी दवा को बनाने के लिए, जो कि आप पढ़े सुने भी होंगे। जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम जो है इस मलेरिया की जो दवा थी वो जो है अमूमन तौर पे एक ऑप्शन के रूप में लोग ले रहे थे, ठीक है। तो ये मलेरिया से बचने के लिए या इसका उपाय क्या हो सकता है दोस्तों, तो आप सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से दवा बना लीजिए। उसके बाद से इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो मच्छरदानी लगा लीजिए, उससे भी बचेंगे। फिर से कहा जाता है कि जब जहाँ मलेरिया के जो मच्छर हैं ये इनके लार्वा कहाँ पनपते हैं, तो आप कहेंगे यार जहाँ ठहरे हुए पानी होते हैं, तो ठहरे हुए पानी पर मच्छर क्या होते हैं, बैठकर अपने लार्वा को जो है यानी अंडा देते हैं, वो लार्वा फिर मच्छर बन जाते हैं। क्यों ना इन अंडा को डुबो ही दिया जाए। तो हम क्या करते हैं, उसके तेल उसके सरफेस के ऊपर डालते हैं, जैसे सरफेस के ऊपर तेल डालते हैं, पानी का सरफेस टेंशन जो होता है वो कम होता है और पांडा जो है वो क्या करता है, डूब जाता है। और जो है इसीलिए तेल डाल देते हैं ताकि अंडे क्या हो, वो जो है मच्छर के लार्वा जो है वो डूब जाए और इससे मच्छर ना उत्पन्न हो। तो इसके लिए तो एक पहला काम तो ये करेंगे कि पानी रुके ही ना, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन है रुक ही रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें हम DDT का छिड़काव कर देंगे या जो है हम अपना तेल डाल देंगे। तेल डालने से क्या होता है, मच्छरों के लार्वा पानी में डूब जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें पानी से जो रोग होते हैं दोस्तों, तो उससे पानी से रोग होने वाले रोग हैं जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस रोग हो जाता है पानी से, ठीक है, जॉन्डिस रोग हो जाता है। जॉन्डिस के अलावा हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस के अलावा दोस्तों हैजा हो जाता है, ठीक है। ये सब जो रोग जो है और भी है जो पानी से होने वाले रोग हैं, ठीक है। चिकनगुनिया वगैरह ये सारे रोग हैं जो इससे होते हैं। तो ये रही। फिर इसके बाद से आते हैं अगर जल में किसी चीज की अधिकता है तो उससे होने वाला रोग क्या है। आइए दोस्तों कुछ जल से होने वाले और रोगों की हम बात करें, जैसे कि एक रोग है जिसको हम कहते हैं मिनीमाटा। दोस्तों जो मिनीमाटा रोग है ये होता कैसे है, तो ये जल में पारे की अधिकता के कारण होता है। उसी तरीके से इटाई जो रोग होता है दोस्तों, ये इटाई रोग होता है जल में कैडमियम की अधिकता के कारण, ठीक। कैडमियम के कारण जो होता है इटाई। इसी के साथ जो है अगर पूछा जाए एस्बेस्टोसिस या एस्बेस्टोसिस नामक जो रोग होता है दोस्तों, ये होता है एस्बेस्टस जो होता है उसकी अधिकता के कारण। एस्बेस्टस जो होता है जब जल में अधिक होता है, ठीक। उसी तरीके से अगर पूछा जाए ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग है दोस्तों, ये होता है किससे, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है नाइट्रेट से। जो नाइट्रेट की जब जल में अधिकता होती है तो नाइट्रेट की अधिकता कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए आर्सेनिक से, तो उससे होता है कैरोटोसिस। जो कैरोटोसिस जो रोग होता है वो रोग होता है आर्सेनिक की अधिकता के कारण। तो अगर आर्सेनिक से क्वेश्चन और भी आए हैं, तो आर्सेनिक की बात करें तो सबसे प्रभावित जो भारत का राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका बिहार। तो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा जो है आर्सेनिक से
प्रभावित जो है क्या है, भारत का एक राज्य है। ठीक है, तो ये जो है रोग हैं जल से जनित होने, जल की में अधिकता होने के कारण ये सारे रोग हो जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम बात करें जल संरक्षण की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, तो जो जल संरक्षण है वो कैसे कर सकते हैं। तो अगर भारत में बात किया जाए तो एक तरुण भारत संघ था, जिसको राजेंद्र प्रसाद सिंह जो थे, इन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, इन्होंने इसकी स्थापना की राजस्थान में। जो मुख्य रूप से जो मृत प्राय जो झील, तालाब, कुएं वगैरह थे, इनको पुनर्जीवित करने के लिए ये जो है गुजरात से ये एक अभियान चलाए, जिस इन्होंने संघ बनाया जिसका नाम तरुण भारत संघ रखा। इसीलिए इनको जो है ये भारत में काफी जल के संरक्षण के लिए काम किए, तो इनको कहा जाता है जल पुरुष। इसी तरीके से भीमा जो संघ है, इसकी स्थापना, जो भीमा हमारा संघ है उसकी स्थापना किया था कर्नाटक के बच्चों ने। तो वो क्या करते थे कि जो तालाब वगैरह में गंदगी वगैरह है उसकी सफाई करते थे, जल संरक्षण के लिए भी काम किए। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तीसरी हम बात करें तो जैसे नदी में आ जाए तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आप जानते होंगे, मेधा पाटकर जो है ये काफी जो है नाम उनका जुड़ा हुआ है इसके साथ। बाबा आमटे वगैरह थे, तो नर्मदा नदी को बचाने के लिए जब बांध बन रहा था सरदार सरोवर, उस बांध को जो है बनने की वजह से जो आदिवासी गांव को नुकसान हुआ, पर्यावरण को नुकसान हुआ, उसके लिए ये लोग अभियान चलाए थे। तो ये अभियान थी जो भारत में चलाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा और क्या हमारा उपाय हो सकता है जल के संरक्षण से। तो जल संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है दोस्तों, वाटर हार्वेस्टिंग होता है कि हम जल को क्या करते हैं, किसी माध्यम से वर्षा जल वगैरह को हम संचित करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अगर भूमिगत जल है तो इसमें हम कुआं खोद देते हैं, जिसको हम पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जो बारिश का पानी होता है, पानी के माध्यम से उस कुएं में ले जाके डायरेक्ट सीधे जो है डालते हैं, जिससे भूमिगत जल जो है उसका लेवल बढ़ता है। अगर पर्वतीय क्षेत्रों में देखेंगे तो घर जो है ढालूदार होते हैं, जब पानी सड़क के नीचे आता है तो पाइप के माध्यम से उसको कहीं स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो है पानी को स्टोर कर लेना वर्षा जल को, इसी को वर्षा जल संचयन या जल संचयन भी अमूमन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ये करके कर सकते हैं। वन रोपण कर देंगे, वनारोपण करने से भी जो है हमारा क्या होता है कि पानी जो है क्या करते हैं, कंटेंट जो है वाटर जो सॉइल होता है वो क्या करते हैं कि रिटेनिंग कैपेसिटी जो होती है पानी की, जैसे कह सकते हैं उपजाऊता कह सकते हैं, या फिर और भी जो बनी रहती है मृदा की भी, और जो जल धारण की क्षमता है मृदा की, जो वनों की कटाई करने से बंजर हो जाते हैं जमीन, जो जल धारण कम करते हैं, वो वन होने से इनकी उपजाऊता होती है, या इससे जो है जल को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, अपने पास रखते हैं। तो जल का लेवल इससे भी जो है भूमिगत जल या जल का संरक्षण होता है, या कह सकते हैं कि कटान नहीं होता है इस वजह से भी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या मेथड हो सकता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि आजकल देखते होंगे बोरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कर दी जाती है, सीमेंट से ढक दिया जाता है रोडों को। तो हम क्या करेंगे, इन रोड वगैरह को जो है कोशिश यही करें कि अगर कंक्रीट का बन रहा है तो उसमें पानी की कुछ इस तरीके से व्यवस्था किया जाए कि उस पानी को सीधे नाले में ना भेजकर उसको किसी माध्यम से हम जो है भूमिगत या तालाब या कुएं में भेजें। क्योंकि अगर हम नदी नाले से नदी से सागर में बहा देंगे तो उसका यूज नहीं कर पाएंगे हम, वो स्टोर नहीं होगा, इस तरीके से भूमिगत जल स्तर जो है बढ़ेगा नहीं। तो वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं हम लोग कि छत जो होती हैं हम उसको ढालान नुमा बना देते हैं। छत जो हमारी होती है दोस्तों उसको हम ढालू नुमा संरचना बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना देते हैं। उससे क्या करते हैं कि जब बारिश होता है तो पानी क्या करता है, स्लाइड होते हुए इस तरफ नीचे की तरफ आ जाता है। फिर यहाँ हम पाइप या कुछ भी माध्यम ऐसे बनाकर इसको पाइप से दे देते हैं, पानी इधर से होते हुए टंकी लगा देंगे। इस टंकी में क्या होता है, जमा होने लगता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग उस जगह किया जाता है जैसे राजस्थान वगैरह में, जहाँ पानी की क्या होती है, कमी होती है, यहाँ भी किया जाता है। और साथ में पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं इस क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसको तो रेगिस्तानी वगैरह इलाकों में, तो इसको हम कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संचयन। ठीक है, जल संचयन कहते हैं इसको, वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि ये तो बात हुई कि भाई वर्षा जल से हमने उसको क्या क्या संचित कर लिया, रख लिया अपने पास। मैंने कहा अगर वाटर लेवल, वाटर टेबल जिसको हम कहते हैं, जमीन यानी भूजल कहते हैं, भूजल के स्तर के गिरने का क्या कारण है।
तो देखिए कारण क्या है भाई, अगर मान लीजिए कहीं पानी आपने रखा हुआ है, ठीक है, और इससे पानी निकाल ही रहे हैं केवल, ठीक, पानी निकल रहा है, अगर पानी नहीं आएगा तो धीरे धीरे ये पानी क्या होगा, खत्म होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस पानी को खत्म ना हो पाए, इसको हम क्या करेंगे, पानी रिचार्ज भी करेंगे। तो होता क्या है, आजकल बोरिंग बहुत ज़्यादा आजकल जानते होंगे यूज़ करते हैं लोग, बोरिंग से बहुत तेज़ी से पानी निकलता है ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन इसका रिचार्ज करने के लिए ये कोई उपाय नहीं, बस पानी चाहिए लेकिन रिचार्ज नहीं करने, यानी कि कंक्रीट वगैरह की सड़कें बना दिया, घर बना दिया, तो जब पानी आता है, बारिश होता है, तो ये भूजल में ना जाकर कहीं और नदी तालाब के माध्यम से सागर में चला जाता है। तो धीरे धीरे ये पानी जो है भूजल स्तर गिरता जाता है, फाइनली जो है खत्म भी हो जाता है बहुत सारे रीजन में। जैसे चेन्नई में आप देखेंगे इस साल जो है चेन्नई में गर्मियों में जो हुआ था, क्या हुआ था कि पानी जो है पिछले साल 0 पे चला गया था, कि पानी था ही नहीं वहाँ पे, ये लोग परेशान थे वहाँ पे। तो भूजल स्तर का जो है गिर जाना, ठीक है, इसको कारण क्या हो सकता है, तो बोरिंग का ज़्यादा लग जाना और जो है सड़कें वगैरह या घर का जो है कंक्रीट से बन जाना। इसको हम क्या कर सकते हैं, दो उपाय है, या तो मान लो घर ना बनाए, या तो हम क्या करें कि जब ये नहीं कर सकते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, एक जो है होल कर देंगे गहरा पृथ्वी में नीचे, और इसका कनेक्शन हम बहुत सारी चीज़ों से दे सकते हैं, चाहे घर के छत से दे सकते हैं, नाली से दे सकते हैं, नाले बना के कि छत से पानी गिरे फिर वापस जो है इसके माध्यम से क्या हो डायरेक्ट इसमें चला जाए, चूंकि गहराई में, यानी कि पहले क्या होता, स्तर जल के भूजल के यहाँ आता, रिश्ता नीचे जाता, या तो हम अगर कंक्रीट का बना दिए तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं कुआं टाइप के बना देते हैं, तो इसको हम कहते हैं पाताल तोड़ कुआं, ठीक है, इसको हम कहते हैं पाताल तोड़ कुआं। तो अगर रिचार्ज करना है हमको तो हम पाताल तोड़ कुआं का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों ठीक है, ये तो हमारा आपका क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन इन द सेंस कि हमारा एक आइडियाज़ थे जो हमने आपको बताया। जैसे अगर पूछा जाए कि वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि बादल बनने का प्रक्रिया वगैरह, तो ये सब जो है क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोग पढ़े होंगे, ये उम्मीद कर सकते हैं, करते हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देख सकते हैं। आइए सबसे पहले दोस्तों हम सीटेट का क्वेश्चन करते हैं, और जो है आप लोग जवाब कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। पहला मेरा सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है रेखा की माँ के लिए, रेखा की माँ रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, क्यों ऐसा करती हैं? ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन पहला कह रहा है हल्के निलंबित अपद्रव को आसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, और पानी को रंगहीन बनाने के लिए, रंग रहित बनाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहां कहा जा रहा है कि सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हम पानी में फिटकरी क्यों डालते हैं। ठीक है, आते हैं इसको ऐसे समझते हैं। जब ब्लड यानी रक्त बहने लगता है तो हम क्या करते हैं, रक्त बहने को रोकने के लिए हम जो फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो क्या करता है फिटकरी, वो क्लॉटिंग यानी जमाता है, किससे क्रिया करके, तो हमारा हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में हमारे जो विटामिन के है ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, ब्लड का यानी रक्त का थक्का बनाने में हमारी मदद करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के यानी पोटेशियम उसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ भी पोटेशियम होता है, K2SO4 L2SO4 का था 24H2, ये आप जानते होंगे। हमारा पोटास एलम यानी कि फिटकरी का सूत्र है। तो इसमें पोटेशियम क्या करता है, जो अवद्रव्य हैं, जो मान लीजिए हल्के निलंबित अवद्रव्य हैं, कुछ भी हो सकते हैं, खनिज लवण ही होते हैं अमूमन, तो ये खनिज लवणों से क्रिया करके, ठीक है, मिट्टी बालू जो भी हो, इससे क्रिया करके उसको अवसादित का मतलब उसको पेंदी में नीचे बैठा देता है, उसको क्रिया करके। ठीक है, तो ये क्या करता है फिटकरी, उसको नीचे अवसादित कर देता है। तो यही आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हल्के निलंबित अवद्रव्य को अवसादित करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं में निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। फिर से क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं दोस्तों, कह रहा है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब कहने का ये कह रहा है कि पानी में क्या है, नमक भी है और रेत भी है, इसको हमें अलग करना है। तो सवाल ये है कि सबसे पहली चीज तो ये हम किसको आसानी से अलग कर सकते हैं, उसको पहले कर लें। तो देखिए नमक तो पानी में घुल चुका है, ये अलग नहीं हो सकता है अभी आसानी से। हम आसानी से बालू को अलग कर सकते हैं। तो सिंपली सी चीज है, ऑप्शन आते हैं
पहला दिया है ऑप्शन वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। ये 4 आपके ऑप्शन हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, समझिए इसे। अगर इसके डेफिनेशंस देखने हैं दोस्तों तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ थोड़ी सी हम बताएंगे। निस्यंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन, तो फिल्टर का मतलब होता है छानना। जब ठोस अविलेय पदार्थ को हम किसी द्रव से अलग करते हैं तो उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। तो पहला तो काम हम करेंगे, रेत को अलग कर दो यार। रेत को जब हम अलग कर देंगे तो हम उसको कहते हैं निस्यंदन। दूसरा कह रहा है निस्तारण। निस्तारण का मतलब होता है कि हम जो नीचे, मान लीजिए अभी एग्जैक्ट तो निकल नहीं जाएगा पूरा, कुछ ना कुछ रह जाएगा, तो हम क्या करते हैं, पानी को बिना हिलाए डुलाए उसको ऊपर से पानी यानी कि लिक्विड को हम निकाल लेंगे, ताकि पेंदी में जो नीचे और कुछ अशुद्धियां बच गई हैं वो अलग हो जाए पानी से। तो ये हमने कर दिया निस्तारण। वाष्पन क्या होता है, इवेपोरेशन। आप जानते होंगे कि गांधी जी ने 22 मार्च 1930 को दांडी मार्च की यात्रा की थी, तो उन्होंने नमक तोड़ो आंदोलन, ठीक है, कहा था कि भाई नमक पे कर लगाया गया, टैक्स लगाया गया, और कहा गया कि नमक का पैदावार जो है उस पर चूंकि बहुत बेसिक चीज़ है, सबको चाहिए, तो टैक्स लगा दिया गया हैवी, और कहा गया कि ये भारतीय जो है उत्पादन इसका नहीं करेंगे। तो इसके लिए गांधी जी ने भाई कहा कि भाई यार चलो आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो सिविल डिसओबीडियंस जिसको कहते हैं आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है भाई। उसके बाद से जो है आंदोलन हुआ, तो दांडी तक यात्रा किए, नमक को उन्होंने कानून तोड़ा, उसके बाद से आंदोलन जो है शुरू हो गया, ठीक। शायद यही है कि सिविल डिसओबीडियंस जो है यही बाद में जो है शुरू हो गया आंदोलन हमारा। तो दोस्तों नमक बनता कैसे है पानी से, तो क्या करते हैं कि नमक जो शोर यानी कि पानी की जो लहरें आती हैं, ज्वार आती है, हम क्या करते हैं, पानी जब आती है तो हम गड्ढे बना देते हैं, गड्ढों को क्यारियों से घेर देते हैं, पानी आता है उसमें स्टोर हो जाता है। कुछ दिन बाद जो है पानी वो जो है वाष्प बन के चला जाता है, उड़ जाता है, और बाकी नमक जो हमारा रह जाता है जिसको हम निकाल लेते हैं। यानी कि वाष्पन प्रक्रिया हम करेंगे, ताकि जब वाष्प बनेगा तो वाष्पन में पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग होगा, नमक का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग होगा, यानी कि जो पहले बॉयल होगा वो पहले वाष्प बन जाएगा। तो नमक और पानी में बॉइलिंग पॉइंट नमक से कम जो है पानी का होता है। तो पानी वाष्प बनेगा, वो अलग चला जाएगा, हम उसको क्या करेंगे, पानी को स्टोर कर लेंगे अलग जगह, और नमक धीरे धीरे जब पानी वो जो बच गया वो ठंडा होगा, वो नमक बन जाएगा, यानी कि नमक हमारा अलग हो जाएगा वाष्पन से। वाष्प बन गया, पानी चला गया, नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया आपने कहा नमक, और इसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन यानी अवसादन, यानी कि कोई चीज की पेदी में बैठ जाना, तली में बैठ जाना, अवसादन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डैश डैश डैश, पूछा गया है डैश डैश डैश, मछली के लिए पूछा गया है, मछली के लिए सॉरी डैश डैश के लिए मछली घर यानी एक्वेरियम, मछली घर कहा जा रहा है, ठीक है, एक्वेरियम कहते हैं इंग्लिश में, मछली घर, ठीक है। कहा जा रहा है एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। कहने का मतलब ये है सिंपली इसका दोस्तों, ये हमारा एक्वेरियम है, मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं, एक पाइप लगाते हैं, इससे जो है हम एक मोटर को जोड़ देते हैं, ठीक है, एक मोटर को जोड़ देते हैं, जो क्या करता है, ये हवा को बाहर से खींचता है, उसके बाद से ये खींचने के बाद से जो है हवा को ये पानी में छोड़ता है, हवा ऐसे आती है और पानी में देखे होंगे बुलबुले बन के ऐसे चली जाती है। पूछा गया ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों करते हैं। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं इसमें मछली रहती है, ठीक है, मछली को चाहिए क्या, आपने कहा ऑक्सीजन चाहिए, हर जीव को ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो अगर ऑक्सीजन चाहिए मछली को तो हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी, या तो पानी से ले ले, या तो हम उसको एक्स्ट्रा भी सप्लाई कर सकते हैं पानी को। तो कैसे सप्लाई किया जा सकता है ऑक्सीजन को, तो कह सकते हैं हम यार कि आप जो है बाहर से ही ऑक्सीजन की सप्लाई करा लीजिए। जैसे आप देखे होंगे कोई मरीज होता है आजकल कोरोना में, तो तुरंत नाक में पहना देते हैं उसको, वो क्या होता है, नाक में ऑक्सीजन उनको डायरेक्ट दिया जाता है,
ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी ऑक्सीजन डायरेक्ट या कह लीजिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जो सप्लाई की जाती है वो इसी पंप के माध्यम से की जाती है। क्वेश्चन का ऑप्शन है दोस्तों, कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। सवाल ये कि भाई ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, जलीय पौधे जो है वो नीचे थोड़े होंगी, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हम पहुँचाने के लिए कि ऑक्सीजन पहुँचाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, मछली घर को शोभा बढ़ाने के लिए और पानी को साफ रखने के लिए। देखिए पानी को साफ रखने का कोई सेंस नहीं है, मछली घर का शोभा बढ़ाना है तो फिर जो है आप मछली बढ़िया बढ़िया ले आइए, वहाँ मोटर लगाने की क्या जरूरत है। अधिक ऑक्सीजन है ना, अधिक ऑक्सीजन पानी में, क्योंकि उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए आंसर बी होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट दो क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब एक मछली के पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मछली घर का एक्वेरियम का पानी पूछा गया ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, खनिज रहित है, मछली को तैरने योग्य नहीं है। देखिए यहाँ बात आती है इकोसिस्टम की, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का। पारिस्थितिकी तंत्र होता है क्या है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच का जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो मछली का जो पारिस्थितिकी जो इकोसिस्टम है जिसमें वो अच्छे से रह सकती है और जो है उसके लिए वही सबसे सूटेबल है वो है सागर की मछली है तो उसको खारा पानी चाहिए, अगर समुद्र की अगर वो तालाब की या नदी की मछली है तो उसको मीठे जल की पानी चाहिए, मीठे जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक खारे जल से जब आप मछली को ले आएंगे तो उसको वैसा ही क्लाइमेट चाहिए जिंदा रहने के लिए। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, खनिज रहित, क्योंकि उबाल दिए हैं उसको आसूत जल कह सकते हैं, जो चूंकि उबला हुआ अगर भाप से आपने ठंडा करके बनाया है तो उसको आसूत जल या कह सकते हैं, उसमें खनिज लवण की मात्रा कम हो जाएगी वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, तो अगर ये मीठा जल है, जब आएगा वहां से यहाँ पे मछली तो इसके इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा पूरा, है ना। जैसे मैं कहूँ ऑक्सीजन आपको चाहिए, ठीक है, आपने कहा बिल्कुल चाहिए ऑक्सीजन, मैं कहूँ पानी में भी ऑक्सीजन, आपको डुबा दूं पानी में, कहूँ कि लीजिए पानी का ऑक्सीजन, तो आप क्या कहेंगे कि भैया नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में चाहिए। उसी तरीके से अगर वो मछली सागरी है तो उसको सागर का ही पानी चाहिए, खारी ही पानी चाहिए, न कि मीठा पानी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पानी जो है क्या है, खनिज रहित है। तो दोस्तों देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम का ख्याल रखते हुए जो हम डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट जो है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को जो कंसेप्ट है इसके बिहाइंड, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसा क्वेश्चन कह रहा है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं। ठीक है, क्या पढ़ रही है, आइए देखते हैं। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तन, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों हम जानते हैं डेंगू किससे होता है, मच्छरों से होता है, और जापानी जो मस्तिष्क ज्वर भी होता है तो जापानीज इंसेफेलाइटिस कहते हैं जिसको, ये भी जो है मच्छरों से होने वाला रोग है। तो ये दोस्तों मच्छर पनपते कहाँ हैं, आप कहेंगे पानी जहाँ जमा होता है, तो आप उस पानी जमा जो हो रहा है उसको हटा दीजिए, वो पनपेंगे नहीं, आप उस रोग से बच जाएंगे। तो वही आपने कह रहा है अपने आसपास पानी जमा ना होने दो, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है पानी के बर्तन, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। डेफिनेटली अगर कूलर वगैरह का पानी है जहाँ स्टोरेज करते हैं उसको कहा जाता है कि कुछ दिन में जरूर चेंज कर देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है स्वयं को बचाव के लिए जाली यानी कि नेट की, यानी कि मच्छरदानी जिसको कहते हैं, तो मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। भाई मच्छरदानी लगा दीजिए, ना मच्छर काटेगा ना बीमारी होगी। तो तीनों ऑप्शन सही है, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पूछा गया है एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय को अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। कहना चाह रहा है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका जल का अभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को किस तरह वो आंकना चाहती हैं। ठीक है, यानी वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि उसमें क्या करना है, उनको आकलन करना है। ठीक है भाई, बच्चों को जल संरक्षण पे नारा लिखने के लिए कहकर क्या करेंगी, वो आंक लेंगे कि नारा लिख के आओ, खूब क्लास में जैसे घुसो
नारा मारते रहो, ये नहीं हो सकता है। उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, उपयुक्त लिखित परीक्षा का आयोजन, हम लोग बहुत परीक्षा दिए हैं और जलाभाव और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कितने अच्छे से उसका, यानी कि जो हम ऐसे लिखते थे उसका क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, तीसरा आते हैं, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो ये पोस्टर बनाना, ये आपका क्या नाम है, नारा लिखना और परीक्षा का आयोजन करना, ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। यहाँ क्या कह रहा है, जल का अभाव किस प्रकार अपने, वो उन्होंने क्या किया है, वो वाटर को कैसे कह लीजिए कि जल का जो है कैसे उन्होंने बचत स्टार्ट कर दिया, जल के अभाव के विषय पर अपने कक्षा में कैसे प्रभावपूर्ण तरीके से आकलन करना है उनको। तो आकलन करने के लिए दोस्तों हमारी इन्वायरमेंट कहता है कि रटना छोड़िए, प्रैक्टिकल करिए। तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो वो पूछेंगे कि भाई अपने दैनिक जीवन में वो पानी की बचत कैसे करते हैं, जैसे जाड़े में हम लोग करते हैं, बिल्कुल नहीं नहा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया आसपास के। सेकंड ऑप्शन कह रहा है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगा दिए गए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति का घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, कुएं में जल होना किस चीज का द्योतक है, तो कहेंगे कि भूजल। पानी नीचे है तो कुएं में होगा, पानी नीचे नहीं है तो कुएं में पानी नहीं होगा। आप यूज करिए, मत यूज करिए, उससे मतलब नहीं है। अगर पानी जो वाटर टेबल है अगर है ऊपर तो उसमें कुएं में पानी रहेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही बात है कि पेड़, कुएं तथा आसपास के स्थान को मिट्टी को अब सीमेंट, वही वाटर रिचार्ज करेंगे नहीं, आप सीमेंट से ढक दिए हैं। पानी जो है जब आएगा धरती पे वर्षा होगी तो क्या होगी, सीमेंट के माध्यम से बह के दूर चली जाएगी और वहां पानी रिचार्ज नहीं होगा, जिससे भूजल का स्तर जो है वो ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है आसपास के ना, ठीक है, आप तो एक तो रिचार्ज कर नहीं रहे, बोरिंग भी लगा दिए तो क्या होगा, पानी आप निकालते जाएंगे। कुएं का पानी जो आता है किस वजह से आता है भाई, तो आप पढ़े भी होंगे फिजिक्स में, जिसको कहते हैं हम लोग कैपिलरी एक्शन। हम लोग क्या करते हैं, कुआं जैसे ही खोदते हैं तो पानी चूंकि नीचे होता है स्टोर, वो कैपिलरी एक्शन से कुछ ऊपर पानी जो है चला आता है। तो भाई जब पानी नहीं तो कुआं में पानी नहीं, यानी कि भूजल, अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि बोरिंग से पानी निकालते जा रहे हैं और रिचार्ज कर नहीं रहे, इसलिए जो है वो पानी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, हाँ इसका ऑप्शन दिया है ए पहला और दूसरा, बी दिया है तीसरा केवल, सी दिया है केवल 3 और जो है डी दिया है केवल 2। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ए 1 और 2, क्योंकि तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि नल होने के कारण अब वह कुएं का पानी प्रयोग नहीं करता है। तो प्रयोग करें ना करें उससे मतलब नहीं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कुएं के पानी का जो स्तर है वो पूछा गया है कि यह पूर्णतः सूख गया है, इसका मतलब भूजल है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए गए। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा गया बावली, बावली या बावड़ी कहते हैं, तो ये आप जानते होंगे राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में क्या होता है ना कि पानी जो है जब बारिश होती है तो नीचे चला जाता है, नीचे की तरफ जाता है, तो क्या करते हैं कि लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो वो क्या किए, वो तालाब बनाए, ऐसा तालाब बनाए कि जिससे सीढ़ी नीचे की तरफ जाए, यानी पानी नीचे जाए वो एक सीढ़ी और उतर जाए और उतर जाए। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, जो तालाब बनाते हैं राजस्थान के लोग जो बनाते थे उसको हम कहते हैं बावली या बावड़ी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा तरुण संघ का नाम सुना होगा। ठीक है, तो तरुण जो संघ है ये राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा जो है ये स्थापित किया गया। राजस्थान में एक संस्थान है जो कि इसीलिए इनको कहा जाता है वाटर मैन ऑफ द इंडिया, जल पुरुष, भारत के जल पुरुष कहे जाते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो कि राजस्थान के हैं। उसी तरीके से आप भीमा संघ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कर्नाटक में काम करता है। ये बच्चों के द्वारा जो है बनाया गया था, एक संघ था जो जल संरक्षण से ये भी संबंधित था। ठीक है, तो पूछा गया है क्वेश्चन कि जो बावड़ी है निम्नलिखित, ये जल भंडारण तथा संरक्षण के पारंपरिक व्यवस्था है। डेफिनेटली बात सही कही जा रही है कि अब जल भंडारण ही तो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन कह रहा है समुदाय स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। सामुदायिक मतलब भाई सब यूज करते हैं, तो तालाब है तो सभी यूज करेंगे, बिल्कुल सही बात है।
उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। ये भी बात सही है, क्योंकि इनका निर्माण राजस्थान वगैरह में, जहां पे पानी की क्या होती है, स्कैरिसिटी होती है, कमी होती है। कह रहा है इनमें केवल दूषित जल होता है, तो ये तो ऑप्शन जो है गलत है कि दूषित जल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें साफ पानी होता है, पीने योग्य, या फिर कह सकते हैं कि नहाने वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा तो ऑप्शन बी दिया है इसमें 1 2 3, जो कि यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों? तो नींबू साधारण पानी में डूबेगा और कह रहा है कि नमकीन पानी में, तो फिर वही बात आती है दोस्तों, घनत्व की बात आती है। नींबू जो है जब वह साधारण पानी में डुबाते हैं तो नींबू का घनत्व उस साधारण पानी से अधिक होता है, तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो कम घनत्व वाली चीज में डूब जाता है। अगर घनत्व कम है तो वो नहीं डूबेगा, तैरता है। अब 2 कंडीशन हो सकता है, या तो सतह पर ऊपर तैरे या तो सतह में डूबते हुए तैरे। ये आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आप जाएंगे तब जानेंगे इसको, और या उत्प्लावन बल जिसको कहते हैं, कि जो उत्प्लावन बल, लगने वाला उत्प्लावन बल अगर जो है उसके भार के अगर ज्यादा है तो सतह पे तैरेगा, अगर कम है तो डूब जाएगी वस्तु, अगर बराबर है तो फिर सतह पर डूबते हुए वस्तु तैरने लगती है, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा वगैरह। तो क्वेश्चन कह रहा है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए कह रहा है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ठीक है, कह रहा है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है और नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से कम होता है। देखिए दोस्तों, कह रहा है पहला ऑप्शन नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, ये गलत बात है। नींबू का घनत्व अलग है, ठीक है, वो तो वही रहेगा। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, यही बात सही है, क्योंकि जो नमकीन पानी है, सागरीय जल है, वो इससे साधारण जल से भारी होता है। 32 से 35 भाग प्रति 1000 ग्राम जो है सागरीय जल में लवणता होती है, और सबसे सर्वाधिक जो लवणता होती है आपको ऑलरेडी मैं बता चुका है, सोडियम क्लोराइड NaCl के कारण होती है, जो कि सागर में पाई जाती है। ठीक है जिसे हम नमक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया जल जनित रोग है, कह रहा है अतिसार, छोटी माता, रक्त अल्पता और मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, तो दोस्तों जो इसमें अतिसार है ये क्या है, जल जनित रोग है, जिसे जॉन्डिस कहा जाता है। अतिसार जो है जॉन्डिस होता है, जिसे जॉन्डिस कहा जाता है। अभी बताया ऑलरेडी मैंने आपकी कि जॉन्डिस जो होता है क्या होता है, पानी से होने वाला रोग है। कह रहा है 71% पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है 71% जो है पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है? तो दोस्तों 31% बता चुके हैं ऑलरेडी कि पानी से जो है पृथ्वी ढका हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्वेश्चन का ऑप्शन पहला ए कह रहा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। चौथा ऑप्शन कह रहा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन आते हैं, पहला ऑप्शन बी कह रहा है गुरुत्व नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर मास है तो दैट्स मीन आपका क्या होगा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा ही करेगा। F इक्वल टू जी हम जानते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू, अगर मास है तो F काम करेगा ही करेगा, चाहे वो कितना ही कम हो वो अलग बात है, या कितना ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन काम करेगा अगर मास है तो चांद का तो मास है ही, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्व नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहला और चौथा ऑप्शन इसी वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कह रहा है गुरुत्व नहीं। आते हैं ऑप्शन ए, बी और सी में। पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है, पर्याप्त हवा है वहां पे, ये बात गलत है, क्योंकि वहां हवा, वायुमंडल है ही नहीं चांद पे। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वहां के वायुमंडल को अपनी तरफ पूरी की पूरी गैसों को खींच लेती है। ऊंचे पहाड़ हैं, बिल्कुल है। चांद में कहते हैं ना आप लोग कि कोई दाग नहीं है, अरे दोस्तों वो सब झूठ है, चांद में भी दाग है। ठीक है, कहते हैं ना, कहावत है कि चांद में देखेंगे रात में धब्बे दिखाई दे, एक्चुअली वह गड्ढों और पहाड़ों पर्वतों के कारण होता है।
तो यहाँ पे कह रहा है सी ऑप्शन पानी नहीं, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ है। बिल्कुल सही बात है कि पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़, ऑप्शन सी है। ठीक है, अगर दोस्तों कुछ क्वेश्चन और डिस्कस एकाध कर लेते हैं, आते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन कि भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वथा, ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, सर्वथा उचित है। क्वेश्चन में पहला ऑप्शन कह रहा है पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुओं को अधिक निर्माण किया जाना और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। ठीक है, तो दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या करना है, पाताल तोड़ कुओं का निर्माण करना है, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कशन किया। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का है तो आप बिल्कुल जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और पूछकर आप हमारे जो यहाँ कमेंट सेक्शन में आप अपने सारे क्वेश्चन या डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर कर सकते हैं। अगर इसकी जो अगर थियरी की बात किया जाए तो थियरी ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट में सारे मेरे वीडियोस पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।